नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, जिसमें आज पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर बहस होने की संभावना है। आपको बता दें, 6 और 7 मार्च को विधानसभा का अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और कई मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में आज कई मुद्दों पर चर्चा और बहस होने की संभावना है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ हो रहा है। 2020 अनुसार रिको लिमिटेड को भूमि आवंटन का अधिकार राजस्व विभाग से होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक दिनांक 12/10/2020 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 27/5/2020 एवं 15/6/2020 को प्रताड़ित किए जाने के उपरांत उद्योग विभाग एवं जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रकरण के उक्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए रिको लिमिटेड को आवंटन किए जाने हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 15/5/2020 एवं अधिसूचना दिनांक 9/9/2020 के अनुसरण में आवंटन किए जाने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया। उद्योग विभाग द्वारा प्रेषित उपयुक्त प्रस्ताव के क्रम में विभाग द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए ग्राम श्रीनगर तहसील टोडा रायसिंह की भूमि की 3 कुल रकबा 23.49 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 के नियम 11A के अंतर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित किए जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। उपरोक्त प्रकरण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि 50 एकड़ से अधिक होने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय के परिपत्र दिनांक 12/10/2020 की पालना में प्रकरण मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जा रहा है। क्रम संख्या 2, औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की राजकीय स्वीकृति उपरांत जिला कलेक्टर टोंक एवं रिको द्वारा अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्रम संख्या 3, बिंदु संख्या 2 के अनुसार। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि ये प्रकरण 7/2/2018 से आवंटन का चल रहा है। लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए और हर बजट के अंदर रिको खोलने की घोषणा की जाती है। तो मैं तो आपसे आखिरी पूछना चाहता हूं कि ये कब तक तो मंत्रिमंडल की बैठक में रख देंगे और कब तक रिको को इसका कब्जा दे देंगे जिससे ये घोषणा पूरी हो सके। अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल के सक्षम अनुमोदन हेतु रखा जा चुका है और मैं आपके माध्यम से सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग अगले 1 महीने के अंदर उद्योग विभाग और रिको को आवंटन कर दिया। आपकी हमारी सबकी मंशा है कि जो क्षेत्र औद्योगिक डेवलप हो सके वो जितना जल्दी हो सके। 18 से प्रकरण चल रहा है और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को फाइलें केवल जा रही आ रही है। क्या इस सिस्टम को सुधार कर, जिसको आप सही मानते हैं और आपने सही जब माना है, उसको कम समय में निकालने के लिए कोई प्रक्रिया या कोई तय किया जा सकता है कि फाइल को लेके जाना, स्वयं डिपार्टमेंट लेके जा कर के कुछ करा लाए, तो मैं सोचता हूँ आखिर इस समय का उपयोग होता और इंडस्ट्री को जल्दी से ग्रो होने का मौका मिलता। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जो चिंता है वो बिल्कुल जायज है। कुछ सरलीकरण किए गए हैं, जैसे जो मंत्रिमंडल के अंदर रखने की जगह
पिछले दिनों के अंदर ही राजस्थान सरकार ने वो अधिकार वापस राजस्व विभाग को दे दिए। इस तरह से और इसको ज़्यादा सरल और जल्दी कैसे इस प्रक्रिया को करी जाए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसके अंदर जरूर देखकर और संशोधित किया जाएगा। अगला प्रश्न लक्ष्मण मीणा। प्रश्न संख्या 1214। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र में बस्सी के कस्बों तथा गांवों में युवकों में स्मैक, अफीम, गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ रही है, जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में थाना बस्सी, कानोता, तुंगा, कोट खावदा तथा शिवदासपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2019 में 18 और 2020 में 29 कुल मिलाकर के 47 अभियोग दर्ज हुए हैं, जिसमें बरामद किए गए नशीले पदार्थों की एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े गए 2019 में 22 और 2020 में 50 कुल 72 मुलजिमों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। नंबर 2, खंड नंबर 2। जी हाँ, पुलिस विभाग द्वारा युवकों में नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों की धरपकड़ के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट व पर संलग्न है। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में नशीले पदार्थों के विरुद्ध 2019 और 2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई का वर्षवार विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है। थैंक यू अध्यक्ष जी, जवाब प्राप्त हो गया। थैंक यू। अगला प्रश्न। मंत्री महोदय, ये समस्या आपने भी फेस की और मैंने भी फेस की। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि ये जहाँ से प्रारंभ होता है, इसमें क्या है कि हम जिसके पास पकड़ा जाता है उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करने के हमारे पास अधिकार है, वो तो केवल कैरियर होता है। इस व्यवसाय को करने वाला कोई बड़ा आदमी आज दिन तक न आप पकड़ पाए, न मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं सोचता हूँ क्या कानून में ऐसा कोई परिवर्तन करने की मंशा है क्या, कि जहाँ से ये चला है उसकी छानबीन करके उस व्यक्ति को इस केस में अभियुक्त बनाने के लिए आपकी मंशा है क्या? अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर ये मादक पदार्थों का उत्पादन होता है, मिसाल के तौर पर राजस्थान की सीमा में कोटा जिला और झालावाड़ जिला, प्रतापगढ़ और ये आपका मंदसौर के आसपास का जितना भी ये चित्तौड़ से लगता हुआ इलाका है, वहाँ पर ये ज़्यादातर होता है। वहाँ पर बाकायदा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने अपने दफ्तरात खोल रखे हैं और वक्त वक्त पर वो भी छापा मारते रहते हैं। इसके अलावा भी अब एक नई चीज़ देखने को मिली है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही शिवदासपुरा में चारों तरफ गेहूं की खेती थी और बीच में जो है वो अफीम उगा रखी थी। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है उसके लिए बाकायदा हमने स्पेशल आपका ऑपरेशन क्लीन स्कीम इसकी वो जो है वो चालू किया और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो प्रयत्न हम और विभाग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सच में इसमें जहां से इसकी ओरिजिन करने वाली जो गैंग है और जो गैंग ईमानदारी से विभाग को भी ध्यान में है, लेकिन दुर्भाग्य से उन तक पहुंचने का कोई रास्ता अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि कानून में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए कि उस गैंग को पकड़ा जाए जिसने इनको केवल कुछ हजारों में एक तरह से ले जाने के लिए, जेल जाने के लिए इन गरीबों को रख रखा है और वो सीधा ही बच जाता है और वो सजा भुगतता है। इस कष्ट को निवारण के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कोई कानून में अगर आवश्यक अमेंडमेंट करने का है तो इसके बारे में विभाग जरूर सोचे। अध्यक्ष महोदय, ये काम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और राजस्थान की पुलिस राजस्थान की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस से भी सहयोग लेती है। आपके वक्त में भी लेती थी, हमारे वक्त में भी लेती आई है। और भी इसके अलावा चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, जहाँ जहाँ पर भी होता है उनकी पुलिस से लिया जाता है।
लेकिन वो भी उसमें उसके रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं आए। इसीलिए सरकार ने 2019 में एसओजी को इन मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए जो है वो तैनात किया है, और एसओजी के जो रिजल्ट्स हैं वो निश्चित तौर पर जो है कुछ अच्छा आए हैं। एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार का एक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती। आपकी कंसर्न ठीक है, पर भारत सरकार यदि इसमें इनिशिएटिव लेकर जैसे आप चाह रहे हैं वो अमेंडमेंट का पार्ट करेगी, तब जो ओरिजिन जो करने वाला है वो करे। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें पुलिस जब छानबीन करती है तो उसको पूछताछ में इस बात का पता लग जाता है कि ये कहाँ से चला और किस व्यक्ति ने चलाया। पर यहाँ पुलिस की भी कमजोरी आ जाती है मानसिक तरह से, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी गैंगे जो हाथ नहीं डालने थे आसान। मैं सोचता हूँ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में उस केस के उस ओरिजिनल तक पहुँचने के लिए अपनी फाइल तो कम से कम बनाए कि वास्तव में चला कहाँ से, तब जाकर के कहीं ये पकड़ आएगी और तब जाकर के इस पर कंट्रोल होगा, बाकी तो बर्बाद होगी। करना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि 72 आदमियों के कुल मिलाकर के केसेस बने हैं अभी तक। उन 72 आदमियों में से ज्यादातर मतलब करीब 70% लोगों के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। मतलब जिस तरीके से भी जो है इस पे अपराधियों पर कंट्रोल किया जा सकता है वो करने की कोशिश की गई है। अगला प्रश्न श्री जक्सी राम। प्रश्न संख्या 65। हरिवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, जयपुर की विरासत पर कोटा क्षेत्र में जगह जगह क्षतिग्रस्त हुई है तथा अतिक्रमण भी हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में इमारतों का स्वरूप बदल गया है। इसमें बाहरी स्वरूप में किए गए परिवर्तन एवं अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आदि शामिल है। वर्ष 2019 में करवाए गए ड्रोन सर्वे और मैनुअल सर्वे के आधार पर संपूर्ण पर कोटा क्षेत्र में लगभग 3130 से अधिक भवनों को चिन्हित किया गया है। यह अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कई दशकों से होते आए हैं, जिसमें इमारतों का स्वरूप बदला है। इस संबंध में करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भवनों की सूची का विवरण परिशिष्ट ऐप पर है। खंड 2। परकोटे एवं उसके भीतरी क्षेत्र में बिना इजाजत निर्माण, अतिक्रमण एवं इमारतों के साथ छेड़छाड़ कर उनका स्वरूप बदलने की कार्रवाई निवासियों के द्वारा कई दशकों से होती आई है। इस संबंध में जनवरी 2019 से लेकर के अब तक नगर निगम के द्वारा 739 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कोविड-19 के वजह से अभी तक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के रूप में कार्रवाई नहीं की जा सकी है, किंतु निगम के संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाती है और जिसकी सूची परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। खंड 3। जनवरी 2019 से फरवरी 2021 के दौरान परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में से राशि रुपए 55 करोड़ 37 लाख की लागत से 11 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और राशि रुपए 387 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से कार्य प्रगति में भी हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा करवाए गए कार्यों का तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी के द्वारा गुणवत्ता परीक्षण भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आमेर विकास व प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा राशि कुल 2 करोड़ भी स्वीकृत की गई है। इससे पुराने स्मारकों के रखरखाव व मरम्मत का कार्य भी किया गया है। नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा भी राशि 28 करोड़ 46 लाख रुपए के 126 स्वीकृत कार्यों में से 95 कार्य पूरे कर दिए गए हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। किस किस एजेंसी के द्वारा किस किस संवेदक के द्वारा से कौन कौन सा कार्य करवाया गया है तथा जिन कार्यों की गुणवत्ता संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उसका विवरण परिशिष्ट स्तर पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने स्वयं ने जयपुर शहर जो है
कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर को माना है, उसमें अतिक्रमण भी हुआ है। और परकोटा जो है जयपुर शहर का लगभग 23 किलोमीटर लंबा परकोटा जगह जगह पर क्षतिग्रस्त किया हुआ है। साथ ही परकोटे के अंदर गंदगी का अंबार है, गंदगी भरी पड़ी। साथ में प्रश्न मान्य सदस्य। सरकार, मैं मंत्री जी से, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही जानना चाहूँगा, क्या ये सारी बातें आपने स्वीकार तो की है, लेकिन जयपुर शहर है जो ये विश्व धरोहर के रूप में माना गया है, क्या आप इसमें मुझे आप आश्वस्त करेंगे कि इसकी सारी जो कार्रवाई जो है और अतिक्रमण को हटाने के लिए और परकोटा के अंदर जो आपने जो पैसा भी जो खर्च किया है, वो पैसा जो जहां करना था वहां पर पैसा नहीं किया है, फुटपाथ पे और सीढ़ियों पे इस तरह का प्रश्न नहीं पूछ रहे, बोले जाने प्लीज। मैं ये कहना चाहूंगा प्रश्न कि पूछे इसमें स्पेसिफिक। अध्यक्ष महोदय, ये मैं कहूंगा कि जो आपने जो कार्रवाई जो की है, इसको कब तक इसको पूरी करेंगे? और इसमें जयपुर के कई लोग जो है, ये हमारे माननीय प्लीज, मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा ना प्लीज। और ये ना मान्य सदस्य प्लीज, आप अमित जी प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं ना प्लीज, ऐसा नहीं। अगला प्रश्न हो गया, कब तक समय बेटे आप अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नहीं होगा, अगला प्रश्न नहीं होगा। अगला प्रश्न शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 93। अन्य मंत्री जी, एक के बाद एक। एक के बाद एक प्रश्न आ रहे तो आगे। लगातार 3 सवाल हैं साहब, निकालने में भी टाइम लगता है राठौड़ साहब। माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रश्न का, ब्यावर शहर में सीवरेज समस्या से निजात दिलाने के हेतु केवल अमृत योजना के अंतर्गत राशि 138 करोड़ 92 लाख स्वीकृत थी। इसका टेंडर 13/10/16 को जारी किया गया था। निर्माण की शर्तें परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, जी नहीं, निर्माता कंपनी द्वारा ब्यावर शहर की सड़कों को पूरी तरह से नहीं खोदा गया। शहर की सारी सड़कों को नहीं खोदा गया। इस परियोजना के तहत शहर के लगभग 55% क्षेत्र में 119.52 मतलब 119.52 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसमें 82 किलोमीटर पक्की और 37.52 किलोमीटर कच्ची सड़क को खोदकर सीवर लाइन, मेन होल, घरेलू सीवर कनेक्शन का कार्य किया गया है। उक्त समस्त स्थानों पर सीवरेज लाइन हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य उसकी पूर्व की स्थिति के अनुसार करवा दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, राजकीय अमृतकोर जिला चिकित्सालय की मुख्य सड़क को सीवरेज निर्माण कंपनी द्वारा टेंडर के प्रावधान के अनुसार जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई थी उसका रिपेयर कार्य करवा दिया गया है, परंतु सीवरेज लाइन के दोनों तरफ, सीवरेज लाइन जो पड़ती है वो सड़क के बीच में पड़े चाहे साइड में पड़े, लेकिन सीवरेज लाइन अगर मान लीजिए 4 फुट की होती है या 5 फुट चौड़ की होती है तो बाकी सड़क तो खाली रहेगी ना। सीवरेज लाइन की जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई है उसका रिपेयर का कार्य करवा दिया गया है, परंतु सीवरेज लाइन के दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क को सही करवाने के लिए नगर परिषद ब्यावर द्वारा 4/2/21 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत इस सड़क को बना दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि जो सीवरेज के कार्य किया गया है वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच
उसको खोदा गया है। 4-4 फीट की उनको आवश्यकता होती है खोदने के लिए, लेकिन सीसी सड़कें, पक्की सड़कों को खोदा गया जो 10-10 फीट, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी की पूरी सड़कें ऊपर झुकी है। उसमें से सीसी रोड जो 1 फीट का थिकनेस होता है वो कभी भी 4 फीट टूट कर नहीं आएगी। जेसीबी से खोदते हैं, पूरी की पूरी सड़कें खोदी गई है। अब आप कह रहे हैं कि साहब 2 फीट की रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो पूरी की फुट की सड़कों को खोद रखा है, पूरा शहर अस्त व्यस्त है। नंबर दूसरा प्रश्न ये है कि सेदरिया के अंदर जो सेदरिया से ब्यावर की सड़क खोदी गई है, उस पॉइंट के ऊपर नगर परिषद कहती है सीवरेज बनाएंगी, सीवरेज वाला कहते हैं, कभी पीडब्ल्यूडी का नाम लेते हैं, कभी नगर परिषद का नाम लेते हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर टालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, वो जनता किसके भरोसे है, वो सड़क कौन बनाएगा, थोड़ा आप इसका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोद दी गई है, ये बात सही है। जब सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोदी जाएगी तो लेफ्ट और राइट की जो सड़क है उसमें मलबा पड़ेगा, मलबा पड़ा रहेगा, क्योंकि जब खोदेंगे तो मलबा निकलेगा, मिट्टी निकलेगी, और निकलेगी तो वो डैमेज तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संवेदक के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया, ये एग्रीमेंट की कॉपी है मेरे पास, ये मैं दे देता हूँ, इसकी शर्तें पढ़ लेना आप। हाँ, ये शर्तें पढ़ लेना इसकी पूरा पढ़ लिया। तो एग्रीमेंट जो किया गया उसमें सिर्फ इतना सा है कि जितनी चौड़ाई में वो कंसेशनर सीवर लाइन खोदेगा उतनी ही उसी को रिपेयर करेगा, बाकी रिपेयर करने का काम नगर परिषद का है। फिर भी आपके पास में है कि बजट उसमें नगर परिषद में है ही नहीं, कहां से बजट देंगे? नगर परिषद दोनों तरफ से हाथ माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न सारे नगरों का है। एक मिनट, जब आप वो निविदा मैकेनिक मतलब मैकेनाइज्ड वे में उसको करता है तो उसके आसपास की जो साइड की जो है वो भी कोलैप्स होती है, और जब कोलैप्स होती है ऊपर तो उसका मलबा आता है और नीचे वो कोलैप्स हो जाती है। जब कोलैप्स हो जाती है तो संवेद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तो काम करना नहीं है, और नगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो जो सीवरेज का अच्छा पैसा हम दे के काम करवा रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। इस बारे में विभाग को कोई निर्णय लेना चाहिए जिससे तीनों में कोऑर्डिनेशन रहे, सीवरेज डालने वाले में भी, नगर पालिका के रिसोर्सेज में भी, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं। अन्यथा लोगों के दिमाग में सीवरेज के कारण तकलीफ आ रही, न तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो पा रहा, न मोटरसाइकिल जा पा रही है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूँ इसके बारे में कोई न कोई विभाग को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करने का निर्णय करना चाहिए। ये समस्या जो अध्यक्ष महोदय आपने बताई है और जैसा माननीय सदस्य ने बताई है बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं ये ज़्यादातर RUIDP के द्वारा माध्यम से चलते हैं, और RUIDP के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो ADB में जाते हैं, और ADB वाले में जो मंजूर करके आते हैं वो प्रोजेक्ट हमें लेने पड़ते हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर मान लीजिए ADB से आप माननीय मंत्री, प्रोजेक्ट कौन बनाता है? एक प्रोजेक्ट तो हम एक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के टेक्निकल आदमी ही रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, जिसके आधार पर RUIDP सबमिट करती है और ADP फाइनेंस करती है। तो माननीय मंत्री, इनबिल्ड हम इसमें इस प्रोविजन को करने में क्या तकलीफ? ADB मानती नहीं है। ADB कहती है जितना सीवरेज खुदेगा उतना ही कंसेशनर जो है उसको रिपेयर करेगा। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है। माननीय मंत्री जी, शर्तों में है। माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठे आप। वर्ल्ड बैंक के जितने भी एडेड प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें उनकी कंडीशन होती है, मैं सहमत हूं, लेकिन जो एजेंसी जिसको इनिशिएट करना पड़ता है उनको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम आपका लोन तब लेंगे तब हमारी इस बात को मानोगे। ये बात तो हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को नेगोशिएट किया है, उनकी कंडीशन को हमने नहीं माना है, डिले हुआ, उसमें डिले होने के बाद उनको हमारी कंडीशन को मानना पड़ा। आपसे ये है कि भाई आप जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है सारे नगरों में, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम की अपेक्षा से लोन लिया राजस्थान सरकार ने, टैक्स तो राजस्थान सरकार की जनता को देना पड़ेगा। हम इनबिल्ड ये जो कमजोरी है इसके संबंध में निर्णय करें। ADB का लोन लेने के लिए भी हम ये निर्णय करेंगे तो अपने आप वो कंडीशन को मानेंगे। ADB का लोन के लिए गरज राजस्थान की सरकार को होती है, ADB को गरज नहीं होती, उनकी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जहां पर भी ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं वहां की जो लोकल बॉडी है उससे इस बात के लिए हम भरवाते हैं कि आसपास का जितना भी है वो रिपेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। आज जैसे ब्यावर का किस्सा है,
ब्यावर के किस्से में आपने बताया कि साहब आसपास की सड़कें खत्म हो गई। नगर पालिका के द्वारा बाकायदा उसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आप ये पिक्चर देखें। मंत्री जी आप समझ मंत्री जी आप सुनो ना, आप इसको अन्यथा ले रहे हैं। क्या एडीबी ने लिख रखा है कि मैकेनाइज्ड रेप खुद जी? मैं समझा, मेरे को एडीबी ने लिखा कि ये खोदना है। खोदने का एक तरीका मैकेनाइज है, आज की डेट में बड़ी बड़ी मशीन आ गई, उससे भी खुदता है। एक तरीका है जिसमें गेती पाउडर से भी खुदता है। हमारी जितनी नगर पालिका की सड़कें हैं वो सड़कें इसलिए नहीं कोलैप्स कर रही है कि मैकेनाइज वे में जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता है उसके कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए इस संबंध में आप मुझे आर्गुमेंट में, तो हमारा काम है इस समस्या के संबंध में आपका ध्यान आकर